मैं आपसे पूछता हूं, अगर जनधन के खाते नहीं होते तो क्या कोरोना के आपदा में हम गरीब आदमी को राहत पहुंचा सकते थे? आपका डाकिया नहीं था, आपके पास कोई तंत्र नहीं था कि 1000 रुपये या 500 रुपये भी आप अपने किसी परिजन को, किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। एक समय था बैंक में खाता होना बड़ी चीज मानी जाती थी। जब उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी का खाता होगा, जनधन योजना जैसी योजना चलाई, लोगों ने करे जिसके पास पैसा नहीं है उसका खाते की क्या जरूरत है, ये मजाक उड़ाया गया था। प्रधानमंत्री ने नहीं माना, प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और बाद में एक अभियान चलाया कि जो लोग रह गए उनके जनधन के खाते फोर्सफुली खोले जाए। तब कोरोना की आहट नहीं थी मित्रों, लेकिन आदमी में कुछ तो होगा जिसने आपदा के पहले भांप लिया। लोग महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन किसी गरीब आदमी से पूछिए कि जब उसको कोरोना के काल में 1000 रुपया उसके खाते में गया, जहां दाने दाने के लिए आदमी मोहताज था, बेटा अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार नहीं था, उसका दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर यह राहत क्या पहुंच पाती अगर जनधन के खाते नहीं होते। डिलीवरी सिस्टम, सप्लाई चेन, इस देश में इस कोरोना के बीच में सप्लाई चेन का अगर आप मूल्यांकन करने बैठे, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हो तो मैं उससे कहूंगा कि एक बात देखिए, बहुत लोगों ने उस पर सर्वे किया है, बहुत लोगों ने उस पर रिपोर्ट्स दी है। इसमें मोदी 20 में भी एक रिपोर्ट उस पर है। डिलीवरी का सिस्टम आपत्ति काल में आप उसको 10 गुना बढ़ा दें, यह है गुड गवर्नेंस। ये जहां पर मुसीबत है, जहां पर सिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। इस देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की तबाही का संकट देश ने देखा है, लेकिन उस संकट के बीच भी रास्ता निकल गया। ऑक्सीजन सड़क मार्ग से भी आई, रेल मार्ग से भी आई और हवाई मार्ग से भी आई। क्या ये सच नहीं है? मुझे लगता है कि ये चीजें कभी कल्पना की जा सकती थी कि सेना के लोग ये काम करेंगे, हमारा सारा तंत्र उसी में झोंक दिया जाएगा। और उसके बाद उसी बीच में कोरोना खत्म नहीं हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए। हमने सिर्फ चुनौतियां स्वीकार नहीं की, उनका समाधान भी दिया। ये गुड गवर्नेंस का परिणाम है, ये गुड गवर्नेंस का लक्षण है। दुनिया की इकोनॉमी सब तरफ खराब हो रही है, बड़े से बड़े लोग ढह रहे हैं, लेकिन आप 2014 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे दुनिया में। आप कब 10 पर आ गए, कब 9 पर आ गए, कब 8 पर पहुंच गए, कब 7 पर पहुंचे, कब 6 पर पहुंचे, दुनिया में चर्चा नहीं हुई, आपको भी पता नहीं चला। 2014 में आप 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे दुनिया में, आज आप 5वें नंबर पर हैं। और जैसे ही हम 5वें नंबर पर पहुंचे, देश के लोगों को पता तब चला जब दुनिया ने कहा कि भारत ने कमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे ढकेल कर 6वें नंबर पर किया और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, जिनने 250 साल हमको गुलाम रखा। उस अर्थव्यवस्था से जब ऊपर गए तो दुनिया ने हमारा लोहा माना। यह वित्तीय व्यवस्था गुड गवर्नेंस के बगैर आ नहीं सकती थी। मेरा 33 साल का पार्लियामेंट का अनुभव है। 33 साल पहले मैं संसद में आया था। मैंने अटल जी की सरकार को भी देखा, मैंने गठबंधन की सरकारों के दौर को भी देखा, अटल जी के दौर को भी देखा, मोदी के एरा को भी मैं देख रहा हूं। तब कभी हमें मिलियन डॉलर इकोनॉमी की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, हम बिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी की नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज है। एक समय सिर्फ हम सूखे की बात सोचते थे कि देश में सूखा पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, पैसा कम पड़ेगा, पैसा लोग मांगते थे, राज्य के लोग पैसा मांगते थे, भारत सरकार पर सदैव आरोप लगाते थे। सरप्लस मनी भारत के पास हो सकती है, ऐसा कोई सोचने के लिए तैयार नहीं था। हम अभाव में जीने, अभाव में और डिजास्टर में उनको संभालने के अलावा कुछ सोचते नहीं थे। आज आपके पास में सरप्लस है। आप 28 महीने से इस देश में मुफ्त 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो सितंबर तक देने वाले इस महीने के अंत तक। कैसे संभव हुआ? हमने तो अमेरिका से गेहूं बुलाया अपने लोगों के खाने के लिए, अकाल में देने के लिए हमने बाहर से गेहूं बुलाया। आज क्या हो गया? तो हमें सोचना पड़ेगा कि सरप्लस जब हमारे राज्य में हो, जिले में हो, मेरे गांव में हो, कोई चीज पैदा होगी तो रखेंगे कहां? अब किसान का घर तो भर जाएगा, उससे तो बाहर रखना पड़ेगा।
फल हो, सब्जियां हो, अगर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसका मैं विभाग का मंत्री हूं, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री को सिर्फ इस बात के लिए बधाई नहीं देता कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, इस बात के लिए कहता हूं कि दुनिया अगला वर्ष मिलेट्स का ईयर है और प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले PLI स्कीम सभी मिनिस्ट्री में, काफी मिनिस्ट्री में उन्होंने PLI स्कीम लेकर आए, मेरी मिनिस्ट्री में भी है। काय के लिए? 10,000 करोड़ मुझे मिले, मेरे विभाग का रेगुलर बजट 6,000 करोड़ होगा, लेकिन मुझे एक स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए मिले। उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि जब भारतीय खान पान दुनिया में पसंद किया जाता है, मणिपुर का खान पान तो देखकर ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, पसंद करने वाले लोग हैं। आपके पास में भोजन बनाने की विधा है, स्वाद की भिन्नता है, इतने तौर तरीके आपके पास है, लेकिन एक भी भारतीय कंपनी फूड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारा कभी ध्यान नहीं गया। जो लोग मंत्रालय संभालते रहे उनको कभी ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि आप कल्पना करिए कि भारत इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा उत्पादक है, इतने सारे लोग कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी दुनिया में अपना नाम नहीं रखती। दुनिया की कंपनियां आती हैं और यहाँ कोको कोला हो या बाकी लोग हो, वो हमारा ही सामान लेते हैं, ब्रांड बनाते हैं और हमको ही बेचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कमियां क्या है? उन्होंने कमियां भी सर्वे पहले कर ली। 2 ही चैलेंज है, हमारे पास मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कमी है हमारे उद्योगपति के पास, अन्यथा कोई कमी हमारे सामने नहीं हो। दूसरी है क्वालिटी पैरामीटर्स की। हम फूड प्रोसेसिंग लैब क्यों नहीं बना सकते? हम उसका व्यापीकरण क्यों नहीं कर सकते? और अभी हम लोगों ने मैपिंग शुरू की। मेगा फूड पार्क है तो फूड प्रोसेसिंग के साथ किसी भी यूनिट के साथ, अगर वो मेगा फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क, तो वहां पर लैब होगी, फूड प्रोसेसिंग की लैब होनी चाहिए। कोई सैंपल बाहर क्यों जाना चाहिए? अब वो अचानक तो खड़ी नहीं हो सकती। तो हमने तय किया कि 8 घंटे से ज्यादा कोई सैंपल को समय नहीं लगना चाहिए, तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, कंटेंट भी प्रॉपर तरीके से आएंगे, रिजल्ट जल्दी आएंगे, तो आगे का रास्ता खुलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो चैलेंज है, इस चैलेंज को मीट आउट करना होगा। अगर बाजार के लोग चाहते हैं कि हमें इस पैरामीटर्स के चाहिए, तो ठीक है, लिखे होंगे, जिसको जो पसंद आएगा वो लेगा। कोई मिर्ची कम खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई फैट ज्यादा लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई मीठा ज्यादा लेता है, कोई नहीं लेता है। आपका काम है जो चीज आपने बनाई है उसके पैरामीटर्स को लिख दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है, व्यक्ति बनाते हैं। आपके यहाँ पर जो छोटी मोटी चीजें मणिपुर में बनाते हैं वो बड़े मात्रा में बनती है, लेकिन समूह के तौर पर नहीं बनती। कोई एक भी आइटम को आप लीजिए, हमारे जैसे पापड़ है, लिज्जत पापड़ का नाम चल गया, सिर्फ इसलिए चल गया, पापड़ तो हजारों नहीं लाखों लोग बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया, वो उन्हें किसी को नहीं दिया, दुनिया में किसी को नहीं दिया। वो आटे में क्या मिलाते हैं, आटे के साथ में उनका परसेंटेज क्या है, वो किसी को नहीं बताते। फार्मूला उनका अपना, और उसको वो गीला आटा मार के देते हैं और 1 किलो देंगे और 1 किलो आपसे तौल कर वापस लेंगे, वो ब्रांड बन गया। हम 10 लोग 100 लोग मिलकर एक काम को एक साथ करें एक फार्मूले के तौर पर, तो हम व्यापारी बन जाएंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, हम सफल उद्यमी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा? तो उन्होंने आकलन कराया कि इस देश में लगभग 24 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। तो उन्होंने कहा उनमें से 2 लाख को तय करिए, 10,000 करोड़ रुपया उनको दीजिए, वो तकनीक उनके पास हो, मार्केटिंग ब्रांडिंग की मदद उनके पास में हो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनकी बढ़े। और वो कौन हो सकता है? वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो समूह भी हो सकता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, सोसाइटी हो सकती है, FPO हो सकता है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। कितना पैसा है? 10,000 करोड़। हालत क्या है? हमने 45,000 का आंकड़ा रखा था, 26,000 आवेदन आए, 45,000 आवेदन ही नहीं आए, 13,000 उस पर रिजेक्ट हो गए। ये हालत है। इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के इन पक्षों की सूचना नहीं पहुंच रही है, संवाद नहीं है। हम चीजों को कैसे उन तक तेजी के साथ पहुंचाएं, गुड गवर्नेंस का ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।